नमस्कार साथियों, क्लास में आपका स्वागत है। अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। क्लियर आवाज़ आ रही है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर हरिओम करें या यस करें। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, प्रोटीन के कार्य और कमी से होने वाले रोग समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला। आपका 2 नंबर या 1 नंबर में ये प्रश्न आता है। इन तीनों में से कुछ भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज हम प्रोटीन का विकृतीकरण देख रहे हैं। क्या है प्रोटीन का विकृतीकरण? सर, प्रोटीन का विकृतीकरण तो ये होगा कि जब हम अल्कोहल और खनिज अम्लों के साथ इस प्रोटीन को अगर गर्म करते हैं तो हमें प्रोटीन का स्कंदन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो बना हुआ पदार्थ होता है वो प्रोटीन से अलग होता है। और यही घटना क्या कहलाती है? विकृतीकरण कहलाती होगी सर। हाँ, आपने सही कहा कि जब प्रोटीन को अल्कोहल या खनिज अम्लों के साथ गर्म किया जाता है, कि जब प्रोटीन को अल्कोहल या खनिज अम्लों के साथ गर्म किया जाता है तो एक कोलाइडी प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है कि जब हम प्रोटीन को अल्कोहल या खनिज अम्लों के साथ गर्म करते हैं तो कोलाइडी प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है ना। इस कारण से इस प्रकार बने पदार्थ के गुण प्रोटीन से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। कोलाइडी प्रोटीन का स्कंदन प्राप्त होता है और ये जो स्कंदन प्राप्त होता है तो जो प्रोटीन हमको प्राप्त हुआ, प्रोटीन तो है परंतु जो हमको प्राप्त हुआ वो वास्तव में प्रोटीन नहीं होता। उसके गुण जो होते हैं प्रोटीन से अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप विकृतीकरण कर रहे हैं, शुरुआत की बात करेंगे तो प्राथमिक संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रोटीन की, परंतु फिर द्वितीयक या तृतीयक जो संरचनाएं होती हैं उनमें परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण देखना चाहेंगे कि जैसे जब अंडे को पकाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जब हम अंडे को पकाते हैं तब उसके एल्यूमीन का विकृतीकरण हो जाता है। उसमें जो एल्यूमीन होता है उसका विकृतीकरण हो जाता है तथा यह रबर के समान अविलेय ठोस बन जाता है। पहले जब आप अंडे को नहीं पकाते हैं तब आपको वो लिक्विड जैसा दिखाई देगा। जैसे ही आपने अंडे को उबाल लिया, पानी में उबाल लिया, तो क्या होगा, उसके अंदर जो वो सब्सटेंस था वो सब्सटेंस क्या बन गया? अब जेलीनुमा रबर के समान आकृति का हो चुका। अब वो जल में नहीं घुलता, परंतु जब पहले आप घोलना चाहते थे पहले घुलता था। कब? जब अंडा जो था वो पका हुआ नहीं था। ठीक है, तो वो जो आपने कार्य किया वो कार्य किससे किया? खनिज अम्लों के द्वारा किया। सर, खनिज अम्ल कैसे? आपने उस पानी में नमक डाला होगा, इस कारण से वो क्रिया हुई। तो नमक क्या है? एक प्रकार का खनिज लवण होता है। हाँ, खनिज लवण होता है। इसी कारण से ये कार्य किया। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन के कार्य देखिए, शरीर के लिए नए तंतुओं का निर्माण करना तथा टूट फूट की मरम्मत करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है कि शरीर में कोई टूट फूट हो गई है, कोई कोशिका टूट गई है, कोई रेशा टूट गया है, तो उसको बनाने का वापस कार्य कौन करता है? शरीर के ये प्रोटीन कार्य करता है। तो शरीर के लिए नए तंतुओं का निर्माण करना तथा उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है एंजाइमों का निर्माण करना। एंजाइमों का निर्माण करना। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है मांसपेशियों का संचालन करना। मांसपेशियों का संचालन करना, ये तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे मेन जो कार्य है वो है शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना। शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना। तो 4 प्रकार के आपने इसके कार्य देखे। पहला कार्य था शरीर के लिए नए तंतुओं का निर्माण करना जिससे शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत हो सके। दूसरा था एंजाइमों का निर्माण करना। तीसरा था मांसपेशियों का संचालन करना। चौथा था शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो कौन से रोग हमें हो सकते हैं? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है क्वाइशियोरकर। वो होता है क्वाइशियोरकर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है क्वाइशियोरकर।
तो प्रोटीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है, क्वाइशियोरकर। तो ये बात हमने देखी प्रोटीन के बारे में, क्या होता है प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे किया जाता है, प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब अगला प्रश्न आता है महामहत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी परीक्षा के लिए बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। ये 2 नंबर में या 1 नंबर में आपको 100% देखने को मिलेगा, ये अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाएगा। हो सके तो 1 नंबर में भी आपको मिल जाए, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको ये मिल सकता है। आगे देखिए एंजाइम क्या है एंजाइम। देखिए सर, एंजाइम के बारे में अगर मैं बोलूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये नाइट्रोजन युक्त उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक होते हैं। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन युक्त उच्च द्रव्यमान वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका जो निर्माण होता है वो जीवित कोशिकाओं में होता है। सर हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। क्या जोड़ना चाहता हूँ कि एंजाइम जो होते हैं वे नाइट्रोजन युक्त उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक होते हैं। एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक होते हैं जिनका निर्माण जीवित कोशिकाओं में होता है, जीवित कोशिकाओं में होता है तथा ये जीवों के शरीर में होने वाली अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, जीवों के शरीर में होने वाली जो भी जैव रासायनिक क्रिया होती है उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, भोजन का पचना, भोजन का आपको संतुलित करना, भोजन के द्वारा टॉक्सिन्स को अलग करना, तो ये कार्य कौन करेगा, महत्वपूर्ण एंजाइम कार्य ये कार्य करते हैं। अब एंजाइम की क्या विशेषताएं होती है, एंजाइम के क्या लक्षण होते हैं, एंजाइम के क्या गुण होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। एंजाइम के लक्षण या गुण। सबसे पहला गुण जो एंजाइम का है वो क्या करता है, ये अपने कार्य में अति विशिष्ट होते हैं। सर अति विशिष्ट क्यों हो गए, अति विशिष्ट इसलिए हो गए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का युक्त कार्बनिक यौगिक है, यानी कि इसका मतलब सर इसमें एमाइन एमीन होगा, इसका मतलब सर इसमें नाइट्रोजन होगा, हाँ 100% इसमें नाइट्रोजन होगा। इस कारण से इसमें जो होने वाली क्रियाएं होती है तो ये अति विशिष्ट कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को 1 करोड़ गुना बढ़ा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, और आप क्या कर रहे हैं, आपने कोई भोजन लिया, या ऐसा सोचो आपने दाल बाफले का भोजन लिया, है ना। जैसे आपने वो भोजन लिया तो आपको उसको पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। अगर वो एंजाइम्स वहाँ नहीं होते हैं तो आपको पचाने में समस्या होती है। अगर वो एंजाइम्स वहाँ पर हैं तो आपका क्या करेगा, वो एंजाइम उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। सर उत्प्रेरक क्या होगा, ये अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो वो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया करने की क्षमता, अभिक्रिया करने की स्पीड को बढ़ा देने का काम कौन करता है, उत्प्रेरक करते हैं। और यहाँ पर इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है सर, ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये क्या करते हैं, हमें अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। और कितना बढ़ा देते हैं, आपके जो शरीर में भोजन को पचाने की क्षमता कितना गुना बढ़ा देते हैं, 1 करोड़ गुना तक बढ़ा देते हैं। यानी कि आप अगर कोई भारी भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आप अगर एंजाइम ले लेते हैं तो आप उस एंजाइम को ले लेने के बाद उसको पचाने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। क्यों, क्योंकि वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा, कौन, एंजाइम। और वो उस अभिक्रिया के वेग को कितना बढ़ा देगा, 1 करोड़ गुना बढ़ा देगा। जैसे ही 1 करोड़ गुना अगर उसका वेग बढ़ा तो आपकी अभिक्रिया जल्दी खत्म होगी। इसका मतलब वो जो भी आपने पदार्थ लिया है उसको जल्दी से डिस्पेच कर दिया जाएगा, हाँ वो आसानी से पचा लिया जाएगा और उसको अंदर से ग्लूकोज निकाल लिया जाएगा।
अगला देखिए तीसरा इसका गुण है, ये शरीर के सामान्य ताप तथा सामान्य पीएच पर सक्रिय होते हैं। ये आपका शरीर सामान्य है, नॉर्मल है, आप कंप्लीट कोई समस्या नहीं है आपको, उस समय एंजाइम बहुत अधिक ज़्यादा कार्य करेगा। पर आपको शरीर में कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो रही है, उस कारण से एंजाइम का कार्य थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। अब एंजाइम जो होते हैं आपके शरीर में ही उपयोग नहीं होते हैं, इनका औद्योगिक उपयोग भी होता है। उद्योगों में भी इनको बहुत उपयोग किए जाते हैं। क्यों उपयोग किए जाते हैं सर, बताएं ज़रा। ये कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं? ये उपयोग किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में। सर किण्वन क्या होता है? किण्वन मतलब आप किसी सूक्ष्म जीव के माध्यम से क्या करते हैं, उस भोजन का, उस पदार्थ का क्या करवा देते हैं, उस पदार्थ को परिवर्तित करवा देते हैं। उस परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पदार्थ है वो यीस्ट या जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, उन जीवों के माध्यम से उसका भक्षण करवाते हैं, वो उसको खाते हैं और खाने के बाद जो पदार्थ बचता है, खाने के बाद जो अपना अपशिष्ट निकालते हैं, वही चीज़ हमें क्या करती है? किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप सर औद्योगिक उपयोग तो कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का हमने किण्वन भी कर लिया, बनेगा क्या सर? बनेगा क्या? और वो बनेगा वही जो आप सुनना चाहते हैं। हाँ, सॉरी शब्द गलत हो गया, बियर, ठीक है, रम, विस्की आदि प्रकार की शराब का निर्माण में कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से, कार्बोहाइड्रेट का जब आप किण्वन करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? बियर प्राप्त होती है, रम प्राप्त होती है, विस्की आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की शराब का निर्माण करने के लिए हम किण्वन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अल्कोहल का जब हम किण्वन करवाते हैं, जब हम अध्याय 12 पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तब उसमें हम जानेंगे कि हम एंजाइमों के द्वारा, जाइमेच एंजाइम के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अंगूर होते हैं उन अंगूरों को हम क्या करवाते हैं? किण्वन करवाते हैं। और अंगूर का जब किण्वन होता है तो किण्वन होने के बाद जो पदार्थ बचता है वो हमारा अल्कोहल बचता है। तो अल्कोहल से ही हम, उस बचे हुए अल्कोहल से ही हम क्या बना सकते हैं? बियर बना सकते हैं, रम बना सकते हैं, विस्की बना सकते हैं। तो इसका मतलब सर चावल, मक्का, इनसे भी हम ये कार्य कर सकते हैं। हाँ, आप ये कार्य कर सकते हो। सर आपने चावल और मक्का का नाम क्यों लिया? हमने मक्का और चावल का नाम इसलिए लिया क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की ही तो हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की जब आप बात कर रहे होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो अनुप्रयोग है, सबसे बड़ा औद्योगिक अनुप्रयोग बियर और अल्कोहल बनाने का कार्य इसमें होता है। अब दूसरा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या हो सकता है सर आपने ये अल्कोहल बनाना तो बता दिया कि हाँ ऐसे बनता है, हमने इसको जान लिया। अब दूसरी बात, खाद्य उद्योगों में मीठे शरबत, मक्का का स्टार्च आदि और पनीर का उत्पादन करने में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो खाद्य उद्योग होते हैं, खाने पीने के उद्योग होते हैं, आपने डेयरी उद्योग देखा होगा, है ना। सोयाबीन से आपने दूध निकालते हुए सुना होगा। सोयाबीन से ही आप क्या बना सकते हो? पनीर भी बना सकते हो। तो उद्योगों में, डेयरी फार्मों में अगर दूध से पनीर नहीं बनाता है तो हम सोयाबीन के माध्यम से भी पनीर बनाते हैं। उस सोया पनीर को आमतौर पर टोफू के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, टोफू के नाम से जाना जाता है। तो इन उद्योगों में भी हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करते हैं। सर इसका मतलब सर आप यूँ कहना चाहते हैं हमको कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनमें आप कुछ ना कुछ मिलाओगे और आप फिर कुछ करना चाहोगे, और जैसे ही आप इसको मिलाओगे तो क्या होता है? वो दूध पड़ जाता है। दूध में आपने सिट्रिक एसिड डाला, जैसे ही आपने सिट्रिक एसिड डाला तो डालते से ही क्या हुआ? दूध ने क्या करा? वो अपना फटना स्टार्ट हो गया। वो क्या करना स्टार्ट हो गया? फटना स्टार्ट हो गया। बैक्टीरिया ने क्या किया? उसके ऊपर हमला कर दिया और उसने उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। हाँ, लैक्टोबैसिलस उसमें जीवाणु पाए जाते हैं, तो उस कारण से वो क्या हुए? एकदम एक्टिव हो गए। किस कारण से हुए? जैसे ही उसको मौसम मिला, अनुकूलन मिला, तो उसने फट से क्या कर लिया? अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं हुई, और
सर आप सोया पनीर के बारे में बात कर रहे थे, वो कैसे बनाया जाएगा? वो भी किण्वन प्रक्रिया द्वारा हम इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ज़्यादा आगे बात नहीं करेंगे, वो आपके जीव विज्ञान की बात हो गई। हम सिर्फ सामान्य जानकारियों के बाद में बात कर रहे हैं। हम थोड़ा आगे निकल गए थे, वापस अपने आप को समेटते हुए पीछे आते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, होता किससे होगा? सर आप यूँ कहना चाह रहे हो कि ऑक्सीजन बहुत रोल निभाती होगी इसके बारे में? हाँ, 100% ऑक्सीजन आपकी रोल निभाती है। ये वातावरण की ऑक्सीजन भी आपके इस प्रकार के कार्यों को करने में मदद करती है। चलिए, तीसरा उपयोग होता है शक्कर बनाने के उद्योग में। शर्करा उद्योग में भी हम एंजाइमों का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर आप कुछ उदाहरण भी बताना चाहेंगे हमको? जी हाँ, हम आपको उदाहरण भी बताना चाहेंगे। उदाहरण क्या होते हैं इनके एंजाइम के? आप लोग पहला एंजाइम का उदाहरण देखेंगे। पहला होता है माल्टेस। पहला एंजाइम क्या होता है? माल्टेस। सर ये माल्टेस तो वो हमने सुना लगा, वो वही माल्टोज। हाँ, वो माल्टोज। वो जो माल्टोज होता है उसकी उत्प्रेरित अभिक्रिया जब हम करवा देते हैं, जब उसकी उत्प्रेरित अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमको माल्टेस एंजाइम प्राप्त होता है। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है। इन दोनों में लैक्टेस नाम का एंजाइम पाया जाता है। अगला होता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। कहने का मतलब आप इस सुक्रोज में से ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकालना चाहते हैं, इस सुक्रोज में से ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकालना चाहते हैं तो आपको इस अभिक्रिया में इन्वर्टेज एंजाइम को डालना पड़ेगा। जैसे ही आप इन्वर्टेज एंजाइम को डालोगे तो ये इस दो रूपों में हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला फिर क्या है आपका? यूरिया। आपका प्यारा यूरिया जब आप चेंज करना चाहते हैं, यूरिया जब भी विभाजित होगा किस एंजाइम के द्वारा होगा? इस अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेगा? यूरियस नाम का एंजाइम भाग लेगा। जैसे ही आप यूरिया का विकृतीकरण करेंगे तो आपको यूरियस नाम का एंजाइम इसमें डालना होगा। और ये एंजाइम हमने बात की थी, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये आपको अभिक्रिया के बाद भी वैसे के वैसे ही प्राप्त होने वाले हैं जैसा आप इनको डाल रहे थे। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। हाँ जी साहब, चलते हैं आगे। तो ये माल्टेस, लैक्टेस, इन्वर्टेज और यूरेटेस एंजाइम हमने प्राप्त किए। माल्टोस को आप विघटित करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले माल्टेस एंजाइम मिलाना पड़ेगा। अगर आपको लैक्टोज को विघटित करना है तो लैक्टेस एंजाइम मिलाना पड़ेगा। सुक्रोज को अगर विघटित करना है तो आपको इन्वर्टेज एंजाइम मिलाना पड़ेगा। और अगर आपको यूरिया का विघटन करना है तो आपको यूरेयस नाम का एंजाइम मिलाना होगा। क्लियर है? बात क्लियर है आपको? बात क्लियर है तो आप एक बार हरिओम करके बताएं, कमेंट सेक्शन में हरिओम करें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं हार्मोन? देखिए, बताएं आप लोग, हार्मोन क्या होता है? सर हार्मोन तो यही होता होगा जो बहुकोषीय जीव होते हैं, जैसे कि मनुष्य, प्राणी, इनमें किसी भी सूचना का या संचार का, नियंत्रण का समन्वय स्थापित करने के लिए कोशिकाओं के बीच से जो कोई पदार्थ निकलता होगा वो पदार्थ हार्मोन कहलाता होगा। जी सही कह रहे हैं आप, यही कहना चाह रहे हैं आप। हार्मोन क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ। मनुष्यों एवं बहुकोशिकीय जीवों की विभिन्न कोशिकाओं के बीच, मनुष्यों और बहुकोशिकीय जीवों की विभिन्न कोशिकाओं के बीच में कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा संचार माने नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन रासायनिक दूत या मैसेंजर होते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में जो सूचनाएं पहुंचती हैं, जैसे आपको किसी ने हाथ पर मच्छर ने काटा तो आपको क्या हुआ? जी हाँ, दर्द हुआ। तो आपने क्या किया? फटाक से उसको
हाथ लगा के मारा तो आपके दिमाग ने क्या कहा, आपके दिमाग ने कहा कि मारो, तो आपके हाथ ने क्या करा, मारो। ठीक है, तो ये कार्य किया। तो ये कार्य कैसे हुआ? जो सूचना और संचार प्रणाली होती है, इनके द्वारा जब कार्य होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके मैसेंजर के भांति कार्य करते हैं, सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो सर ये एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ होंगे? हाँ, ये रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। तो सर परिभाषा इसकी, मनुष्यों एवं बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाओं के बीच में रासायनिक पदार्थों के द्वारा संचार, नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन रासायनिक द्रुत यानी कि मैसेंजर होता है। अतः हार्मोन ऐसे जैव अणु होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होकर अन्य स्थान पर अपनी क्रियाशीलता प्रकट करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे जैव अणु होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे शब्दों में आपसे कहना चाहूं तो आप वही सुनना चाहते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। हार्मोन ऐसे जैव अणु होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होकर अन्य स्थान पर अपनी क्रियाशीलता को प्रकट करते हैं। एकदम उत्पन्न होते हैं और एकदम ही अपने आप ही वो कार्य कर निकल जाते हैं और वापस से हट जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं। हर प्रकार के हार्मोन्स, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। पहला हार्मोन जो होता है हमारा इस प्रकार से होता है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन जो कि नर और मादा दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हार्मोन एस्टेरॉइड हार्मोन। एस्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। किस प्रकार का सर? जी, एक तो होता है आपका प्यारा पेप्टाइड हार्मोन, एक तो होता है आपका प्यारा पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन के अंदर भी कुछ तीन बातें आती हैं। पहला होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, अगला होता है वेसोप्रेसिन। फिर इसी के अंतर्गत दूसरा पार्ट होता है हमारा एमिनो अम्ल हार्मोन। एमिनो अम्ल हार्मोन क्या होता है? ये एड्रिनल हार्मोन, एक थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन क्या करता है? आपातकाल में नाड़ी की गति तथा रक्तचाप में वृद्धि करता है। एड्रिनल हार्मोन जो होता है आपातकाल में नाड़ी की गति तथा रक्तचाप की वृद्धि करता है। अगला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है? जैसा किसी को घेंगा रोग हो गया, ग्वाइटर हो गया, है ना, ये घेंगा रोग कैसे होता है सर? ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन माने सर ये वही है क्या जो नमक के अंदर पाया जाता है थोड़ा सा मात्रा में? हाँ, सही समझा आपने, ये वही है जो नमक के अंदर थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है। आपने आयोडीन परीक्षण करके देखा होगा। आलू पर जब आप आयोडीन डालते हैं, आलू पर जब आप आयोडीन डालते हो तो उसमें उपस्थित होता है स्टार्च और वो रंग परिवर्तित कर देता है। अगर ऐसा रंग परिवर्तन वो करता है तो वहाँ पर स्टार्च है, ऐसा आप कहते हो। तो परीक्षण में आप आयोडीन का यूज़ करते हो। अगर किसी व्यक्ति को थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, कहने का मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन अगर उसको नहीं मिलता है, आयोडीन उसको नहीं मिलता है, आयोडीन अगर मिलेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो उसको घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग मतलब ग्वाइटर, है ना, उसको घेंगा रोग हो जाता है। तो आज हमने देखा हार्मोन और प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का विकृतीकरण और हार्मोन के बारे में हमने जानकारी मिली। अब मैं आपको ग्रुप में इससे संबंधित नोट्स का PDF भेज दूंगा, तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, और क्लास में आप लगातार जुड़ते रहें। आप एक काम नहीं करते हैं, आप हरिओम या फिर यस मेरे पर्सनल नंबर पर ज़रूर करें, जिससे मैं आपकी उपस्थिति लगा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।